अगर आपने जर्मन भाषा के महान लेखक फ्रांज काफ्का को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो कितना संजीदा लिखते थे। उनकी थीम्स बहुत डार्क होती थीं। दुख ही दुख फैला रहता था। हर चीज़ एब्सर्ड नज़र आती थी। मेलंकलिक एग्जिस्टेंशियल थीम। उनको पढ़ते हुए आप सोच भी नहीं सकते कि असल जीवन में काफ्का कभी हंसते भी होंगे। मैं आपको बताऊं, वो हंसते तो थे, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर दूसरे लोगों के मुकाबले थोड़ा अलग था। उनके हंसी मजाक में भी एक ख़ास तरह की क्रिएटिविटी थी। आज मैं आपको काफ्का के एकाध किस्से ऐसे सुनाऊंगा जिनसे इस महान लेखक की शख्सियत के कुछ नए पहलुओं पर रोशनी पड़ेगी। एक किस्सा जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने कई जगह सुनाया भी है, मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। एक बार काफ्का अपने दोस्त मक्स ब्रोड के घर गए। वो सीधा भीतर वाले कमरे में घुस गए जहाँ पर मक्स के पिता सो रहे थे। काफ्का को लगा, मैं अचानक पहुँच गया हूँ, ये बुजुर्गवार सो रहे हैं, मेरी आहट से कहीं इनकी नींद न खुल जाए। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। सकुचाते हुए वो कमरे से बाहर निकलने लगे। फिर पलटकर उन्होंने मक्स के सोते हुए पिता को देखा और फुसफुसा के कहा, समझिएगा, मैं नहीं आया था, मेरे रूप में एक सपना आया था। प्लीज़ कंसिडर मी अ ड्रीम। इतना कह के वो झटपट बाहर निकल गए। इतनी सी बात है, लेकिन ये जो एक सेंटेंस उन्होंने कहा, एक सोते हुए आदमी से कहा कि मैं नहीं आया था, समझना, मेरे रूप में एक सपना आया था। ये है काफ्का का सेंस ऑफ ह्यूमर। ये है उनका विट। अपने आप में मुकम्मल शायरी है ये काफ्काई ह्यूमर है। काफ्का को असेटिसिज्म में बड़ा इंटरेस्ट था। असेटिसिज्म यानी कड़ी तपस्या, उपवास करना, भूखे रहना, संयम से रहना, किसी और के बजाय अपने खुद के काबू में रहना, आत्म संयम यानी सेल्फ रेगुलेशन। इसके तहत आप अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने जीवन को एकदम कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा आ गया था जब उन्होंने अनाज खाना लगभग छोड़ दिया था, सिर्फ नट्स और फ्रूट्स खाते थे और बहुत देर तक उन्हें चबाते रहते थे। बीच में कुछ दिन ऐसे आते कि कड़ी कसरत करने लगते, क्रंचेस, पुशअप और न जाने क्या क्या। लॉन्ग वॉक के लिए निकल जाते। दरअसल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। बार बार डॉक्टरों के, अस्पतालों के चक्कर लगते थे। ऐसे में वो खुद भी कुछ भी करके खुद को तंदुरुस्त बनाना चाहते थे। उनकी डायरी पढ़ी जाए तो उसमें पता चलता है कि उन्हें दवाओं और डॉक्टरों से किस कदर नफ़रत होने लगी थी। उनका मानना था कि डॉक्टर उनके शरीर के साथ वही बर्ताव करते हैं जो एक प्लम्बर बाथरूम में पानी की पाइपों के साथ करता है, यानी बेमानी ठोका पीटी। उन्हें नींद नहीं आती थी और डॉक्टरों के पास इसका सिर्फ एक इलाज होता है, नींद की दवाई, जिससे अगला पूरा दिन भी खराब हो जाता। जिस तरह वह खुद लगभग उपवास करते थे, उसी तरह उन्होंने एक कैरेक्टर बनाया था जिस पर एक कहानी लिखी थी। उनके आखिरी बरसों की कहानी है अ हंगर आर्टिस्ट। उसमें एक आदमी भूखे रहने की कला दिखाता है। वह एक पिंजरे में बैठ जाता है, खाना छोड़ देता है, लोग उस पर नज़र रखते हैं। वो 40 दिन तक भूखा रहता है। वह ऐसा प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन बरसों से करता आ रहा है। धीरे धीरे उसकी कला में लोगों की दिलचस्पी ख़त्म होने लगती है। एक बार वो इतने ज़्यादा दिन तक भूखा रहता है कि उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। शायद उसकी आखिरी घड़ी आ गई थी। वो लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं इसलिए भूखा रहता था कि मुझे मेरी पसंद का खाना नहीं मिलता था। इतना कह के वो मर जाता है। उसके मरने के बाद उस पिंजरे में एक पैंथर को रखा जाता है। मज़े की बात है कि पिंजरे में होने के बावजूद पैंथर को हमेशा उसकी पसंद का खाना मिलता था। काफ्का अपने जीवन में जैसी तपस्या कर रहे थे, ठीक उसी का नज़ारा इस कहानी में देखने को मिलता है।
कुछ लोग मानते हैं कि यह उन्होंने अपने जीवन पे ही लिखी है। अ हंगर आर्टिस्ट की भूख पेट की भूख नहीं है, बल्कि रूह की भूख है। एक कलाकार की भूख है जो कला की रचना करना चाहता है, कुछ अच्छा लिखना चाहता है, लेकिन किसी को भी उसमें दिलचस्पी नहीं है। लोग उसे इग्नोर करते रहते हैं। एक दिन वो मर जाता है। खुद काफका को उनके जीवन में कोई फेम नहीं मिली थी। वो अच्छा लिखते थे, यह बात उनके कुछ यार दोस्तों को ही महसूस होता था, बाकी लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि बाकी लोगों ने उनकी लिखाई कभी पढ़ी ही नहीं थी। काफका ने अपने दोस्त मक्स ब्रोड से वादा लिया था कि मैं मर जाऊं तो मेरी सारी राइटिंग्स को आग लगा देना, सारे कागज़ जला देना। काफका के जाने के बाद मक्स ब्रोड ने वो वादा नहीं निभाया और धीरे धीरे उनकी राइटिंग को दुनिया के सामने ले आए, और तब दुनिया ने काफका को जानना शुरू किया। उसके बाद तो काफका के लेखन के प्रति ऐसी दीवानगी फैली कि उन्हें 20वीं सदी के सबसे महान लेखकों में से एक माना जाने लगा। काफका का निधन 100 साल पहले हुआ था, 1924 में। ये जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ, कहते हैं कि उसी बरस के आसपास का है। बर्लिन के एक पार्क में काफका टहल रहे थे। उन्होंने देखा छोटी सी एक बच्ची ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने पूछा, क्यों रो रही हो? बच्ची ने कहा, मेरी सबसे प्यारी गुड़िया खो गई थी, यहीं रखी थी, जाने कहाँ चली गई। काफका उस बच्ची के साथ मिलकर उसकी गुड़िया खोजने लगे। बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन गुड़िया नहीं मिली। काफका ने बच्ची से कहा, कल इसी समय आना, हम दोनों मिलकर फिर से खोजेंगे। अगले दिन दोनों मिले। गुड़िया खोजने से पहले काफका ने बच्ची को एक खत दिया और कहा, तुम्हारी गुड़िया ने तुम्हारे लिए खत लिखा है, ज़रा पढ़ कर देखो। बच्ची ने खत पढ़ा। उसमें लिखा था कि तुम रोना मत, मैं दुनिया देखने के लिए एक सफ़र पे निकली हूँ। मैं तुम्हें चिट्ठी लिखती रहूँगी और बताती रहूँगी कि मैंने दुनिया में क्या क्या देखा। इसके बाद काफका और वो छोटी बच्ची हमेशा मिलने लगे। जब मिलते, काफका उसकी गुड़िया की तरफ से भेजी गई एक नई चिट्ठी सुनाते। उसमें दुनिया भर की बातें होती। बच्ची को वो चिट्ठियाँ बहुत अच्छी लगती थीं। उसे मज़ा आने लगा। एक दिन काफका ने जो चिट्ठी सुनाई, उसमें गुड़िया ने कहा था, मैं बर्लिन लौट आई हूँ, जल्द ही तुमसे मिलूँगी। और अगले दिन काफका ने एक नई गुड़िया खरीदी और उस बच्ची के हाथ में रख दी। बच्ची ने कहा, मेरी गुड़िया ऐसी नहीं दिखती। तब काफका ने जेब से एक नई चिट्ठी निकाली जिसमें लिखा था, मेरे लंबे सफ़र ने मेरा रंग रूप बदल दिया है। लड़की ने गुड़िया को गले से लगा लिया और अपने घर ले गई। इसके 1 साल बाद काफका की मृत्यु हो गई। कुछ बरस बाद जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसने पाया कि गुड़िया के भीतर एक और चिट्ठी छिपी हुई थी जिसे उसने इतने बरस तक देखा ही नहीं था। उस चिट्ठी में नीचे काफका का सिग्नेचर था। उसमें लिखा था, जिन चीज़ों से तुम प्यार करोगी, हो सकता है कि एक दिन वे चीज़ें खो जाएं, लेकिन अंत में खोया हुआ प्यार तुम्हें ज़रूर मिलेगा, बस थोड़ा अलग तरीके से मिलेगा। ये किस्सा बहुत मशहूर है, लेकिन कितना ऑथेंटिक है हमें नहीं पता। यह किस्सा 50-60 साल से चल रहा है। कभी किसी अखबार में छप जाता, कभी किसी पत्रिका में। अब इंटरनेट का ज़माना है तो अक्सर सोशल मीडिया पे शेयर होता रहता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफका की कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन यह किस्सा ज़रूर पढ़ा होगा। इसी से समझ सकते हैं कि यह किस्सा कितना लोकप्रिय है, पर किसी को नहीं पता कि क्या सच में ऐसा हुआ था। काफका से जुड़ी एक एक बात पर रिसर्च होती है। हज़ारों स्कॉलर लगे हुए हैं, लेकिन इस कहानी को बहुत कम लोगों ने ऑथेंटिक माना। लोगों ने बहुत खोजा, लेकिन गुड़िया की एक भी चिट्ठी नहीं मिली। वो लड़की कौन थी, इसका भी कोई पता नहीं चलता। फिर ये कहानी आई कहाँ से? आखिर ये कैसे प्रचलित हो गई? कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये कहानी
काफ्का की आखिरी प्रेमिका डोरा डायमंड ने काफ्का के दोस्त मैक्स ब्रॉड और काफ्का के फ्रेंच ट्रांसलेटर को सुनाई थी और उन्होंने इसे पहली बार फ्रेंच भाषा में लिखा था। उसके बाद ये कहानी बहुत सारी जगहों पर फैली, अलग अलग रूप में फैली, अलग अलग ड्राफ्ट में फैली और धीरे धीरे मकबूल होने लगी। ये इस कदर मकबूल हुई कि काफ्का की कुछ बायोग्राफीज़ में बाकायदा ये कहानी शामिल है। इस कहानी के सच्चे झूठे होने पर नई नई रिसर्च होती रहती है। भाई, कहानी सच हो या ना हो, जो भी हो, लेकिन दिल को गहरे तक छूती है। इसे पढ़ते हुए यकीन हो जाता है कि हाँ, काफ्का ऐसे ही रहे होंगे, इतने ही मुलायम दिल वाले, इतने ही क्रिएटिव। अपने काम को लेकर उनके भीतर जितनी बेचैनी थी, दूसरों को लेकर उतनी ही एम्पैथी। आखिर काफ्का एक हंगर आर्टिस्ट थे। वो अपनी भूख को भी समझते थे और दूसरों की भूख को भी, प्यार की भूख को भी। वो प्यार चाहे अपने फेवरेट पर्सन का हाथ पकड़ने से मिले या अपनी फेवरेट गुड़िया को गले लगाने से मिले। तो दोस्तों, छोटा सा ये एपिसोड आज यहीं रोकूंगा। नीट्शे के साथ साथ काफ्का पर भी सीरीज़ शुरू हो गई है। काफ्का की प्लेलिस्ट में आप देखिए, और जल्द ही शुरू होगी दोस्तोयेवस्की पर एक लंबी सीरीज़। किताबों के नाम जानने के लिए और आर्टिकल्स के फ्री PDF पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं जल्द ही। नमस्ते।